तो आज का चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, वेरियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो नेचुरल रिसोर्सेज को और कंट्री के इंटरनेशनल, मतलब यहाँ इंटरनेशनल कॉपरेशन की बातें होती हैं। ठीक है, जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ठीक है, उन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं पहले कि इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स होती क्यों है, सबसे पहले। ठीक है, कि इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स की नीड क्या है। तो इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स की नीड ये है कि मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ पहले इसको। ठीक है, मैंने क्लियर कर लिया। हाँ, अब आती है कि इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स की नीड क्या है। नीड ये है जी कि कोई भी एक कंट्री की इन्वायरमेंटल इशू लाइक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन समझते हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर में छेद हो रही है, डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर। ठीक है, तो उसको अकेले टैकल नहीं कर सकती है। इसलिए अब क्या है ना कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी के लिए भी पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो गई है। और ये बहुत रिसोर्स पॉलिटिक्स, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। क्योंकि यही ऐसी चीज पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से अमेरिका ने इराक पे बार बार अटैक किया था। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्स को कंट्रोल करने का पॉलिटिक्स है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा वही पावर देती है कंट्री को। ठीक है, आते हैं ग्लोबल कॉमन्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है। बेसिकली ग्लोबल कॉमन्स वो चीज होती है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिलोंग करती है। ठीक है, किसी सिंगल स्टेट के द्वारा ओन नहीं की जाती टेरिटरी को, और पूरे कोई भी इंटरनेशनल कंट्री में उसको रिसर्च के पर्पसेस से और अलग अलग पर्पसेस से यूज कर सकता है। एग्जाम्पल अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई कंट्री बोल नहीं सकती कि मेरी टेरिटोरियल इसके का पार्ट है। ठीक है, अंटार्कटिक किसी भी कंट्री के सॉवरेन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में आता है। ठीक है, जहाँ अलग अलग कंट्री के रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं जहाँ साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। ठीक है, जैसे ओशन फ्लोर हो गए वो, ठीक है, आउटर स्पेस हो गए, ये किसी कंट्री का टेरिटोरियल स्पेस नहीं है। फिर आते हैं कि कॉन्सेप्ट में क्या है। ये जो है एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटी आस, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है। ठीक है, ये सारे कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड के, यहाँ कोई कंट्री का नेशनल बाउंड्री नहीं। अब लिमिट क्या होता है इसके ग्रोथ की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज एट एन अनसस्टेनेबल रेट। इश्यूज इंक्लूड ओजोन लेयर डिप्लीशन, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तीन इश्यूज को बता दिया। ठीक है, और 3 इश्यू ये हो किस चीज़ की वजह से रही है? ये हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। अब आप कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो एक तो पॉजिटिव है कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। या ये तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करती है, ठीक है? एजुकेशन को इंप्रूव करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करती है। तो इससे इतनी प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो रही है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है? टू ग्रो अ कंट्री, टू इंडस्ट्रियलाइज़ अ कंट्री, ठीक है? उस मेथड में हम इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, हमारा जो कार्बन एमिशन होता है उस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा वो इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है? जिससे क्या हुआ ना, ओज़ोन लेयर डिप्लीट होने लगा। जो बायोडायवर्सिटी है, ठीक है, अलग-अलग जो जीव-जंतु रह रहे हैं बायोडायवर्सिटी में, उसका धीरे-धीरे थोड़ा इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गया और ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई। कि इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो अभी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है? डेवलप्ड कंट्री लाइक यूके, यूएस, क्योंकि इन्होंने ये अर्लियर फेज़ में ये डेवलप हो गए, इनके पास रिसोर्सेज़ थी, तो ये बहुत ही रैपिड रेट से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा था। अब क्योंकि यहाँ पर रैपिड रेट से ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा था, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ को एकदम से अनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया और यूज़ करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। इससे क्या हुआ, इन्होंने हद तक, बहुत हद तक इनका जो कार्बन एमिशन है, ठीक है? इनका कार्बन एमिशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज़ से, ठीक है? तो इन्होंने क्या हुआ, एक नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ कर दिया। इनका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल, ठीक है? कि मतलब अगर एनवायरनमेंट को क्राइसिस में, तो इनका कहाँ ही ज़्यादा है, ठीक है? तो फिर की चैलेंजेस क्या आता है? बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद कंजर्वेशन। अब यहाँ जो की चैलेंज आ रहा है ना, क्या है कि डेवलपमेंट भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें रोक देना है या हमें इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को रोक देना है, नहीं कर वो बिल्कुल नहीं रोक सकते, मैनकाइंड वो पॉसिबल ही नहीं है। बट उसके साथ हमें कंजर्वेशन भी करना है। एक सस्टेनेबल अप्रोच की बात करेंगे ना, ठीक है? हम आगे पढ़ेंगे सस्टेनेबल अप्रोच के बारे में। यानी बिना एनवायरनमेंट को हर्ट किए अगर हम जो डेवलपमेंट होता है उसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, ठीक है? पहली इसी इसी दिशा में पहली समिट की गई, रियो अर्थ समिट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समिट है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समिट है यहाँ, क्योंकि पहली बार पूरे विश्व भर के, ठीक है, अलग-अलग कंट्रीज़ से डेलीगेट्स, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट्स आए, उन्होंने डिस्कस किया एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को। क्योंकि इससे पहले एनवायरनमेंट को कोई बहुत सीरियसली इश्यू मानता नहीं था, ठीक है? जैसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसे ये भी कहा जाता है, और इसको फेमसली रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है 1992, ठीक है? 1992 में ही हुआ था। और यहाँ सबसे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 है क्या? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है? नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है जिसको अडॉप्ट किया गया, जो कंट्री ने अटेंड करा था इस समिट को, ठीक है? और उसमें बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहले मतलब मैं बताया था ना आपको कि बिना एनवायरनमेंट को हर्ट किए या ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट किए, जो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है? बिना फ्यूचर नीड्स को हर्ट किए अगर हम प्रेजेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और एजेंडा 21 इसे इसलिए कहा गया है, 21 लिया गया 21st सेंचुरी से, ठीक है? ये 1992 में लिया गया था, उस टाइम 20th सेंचुरी चल रहा था। तो इसको 21st सेंचुरी, जो आने वाली 21st सेंचुरी होगी, वो कैसी होगी? वहाँ कार्बन एमिशन रेट लो होगा, ठीक है? वहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, ताकि कार्बन एमिशन लो रहे, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ठीक है? तो ये सब वहाँ डिस्कस किया गया था 1992 में रियो में। और रियो एक ब्राज़ील की सिटी है, ठीक है? ब्राज़ील, यहाँ पर ओलंपिक भी हुआ था 2016। अब आते हैं एस्टैब्लिश द यूएनएफसीसीसी, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसने एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश भी किया था जो क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर देखिए अलग-अलग रेगुलेट करती है क्लाइमेट चेंजेस को, ठीक है? यूएन एक इंटरनेशनल बॉडी है और इनका काम होता है जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज में, जो भी अलग-अलग कंट्रीज में जो मुद्दा सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है या कंट्रीज को इफेक्ट कर रही हो, उसको डिस्कस करना, उसके लिए सॉल्यूशंस लाना, ठीक है? वो उसके तरफ काम करना। तो धीरे-धीरे एक एनवायरनमेंट भी इश्यू बनना स्टार्ट हो गया था फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। उसको टैकल करने के लिए रिवर समिट की गई, वहाँ एजेंडा 21 को पास किया गया। हालाँकि एक नॉन
बाइंडिंग एक्शन है, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज ने इसको अपनाया है उसको बाइंड करना ही पड़ेगा, मतलब ये बाइंडेबल नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, नॉन बाइंडिंग एक्शन है, स्टिल माना गया कंट्री को। इंडिया ने भी अलग अलग लॉज निकाले उसके लिए, ठीक है? शिफ्टेड फोकस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ दैट डजंट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए जो फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करे। सपोज कीजिए आज आप सबसे ज्यादा कोल, ठीक है, जो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है लाइक पेट्रोल, कोल, ठीक है, डीजल वगैरह सब यूज कर लेंगे आप रिसोर्स, तो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? ठीक है, तो अगर अपने फ्यूचर जनरेशन को सोचते हुए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आता है ग्लोबल कॉमन्स शेयर्ड हेरिटेज। हमने ग्लोबल कॉमन्स को पहले वाली स्लाइड में भी पढ़ा था, ठीक है? ग्लोबल कॉमन्स वही होता है कि जो एक कॉमन टेरिटरी में ना किसी कंट्री की नेशनल टेरिटरी, नेशनल बाउंड्री में नहीं आती है, उसे कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स। मतलब क्या है? कॉमन है, ये पूरी दुनिया के लिए कॉमन है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, सब अब कुछ भी नहीं, यहाँ मिलिट्री नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है? मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप वहाँ पर जाके, ठीक है? या आप मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं उस रीजन में जाके, अपना हक नहीं जमाना स्टार्ट कर दिए। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अंटार्कटिक है, वहाँ पर अलग-अलग कंट्री की साइंटिफिक क्या कहते हैं स्टेशंस हैं, इंडिया के भी वहाँ पर स्टेशन है, ठीक है? वहाँ पर वो अलग-अलग तरीके की रिसर्च होती है। डेफिनेशन क्या है? एरिया लोकेटेड आउटसाइड द सॉवरेन जुरिसडिक्शन। गवर्नेंस कौन देखता है? रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कॉमन गवर्नेंस रेजिम। से देखिए अब इसको एक कोई बॉडी नहीं है अभी तक ऐसा कि हालांकि जो इसको रेगुलेट करता है यहाँ की गवर्नेंस की, यहाँ की पॉलिटी को, पर जनरली जो है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। और की ट्रीटीज दिया गया, ठीक है? देखिए अब इसके लिए ग्लोबल कॉमन्स को फॉलो करवाने के लिए, जैसे देखिए अर्थ समिट को, अर्थ समिट क्यों वो किया गया था? क्योंकि हमने लगने लगा था कि अगर कुछ हमें कार्बन एमिशन ज्यादा है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, तो एक समिट किया गया, पूरे कंट्री की बैठक बुलाई गई, ठीक है? समझ रहे हैं? चौकड़ी बुलाई जाती है, वहां पर डिस्कस करते हैं, देखो ये इशू हो रहा है, पंचायत में कैसे होता है कि गाँव की पूरी चौकड़ी बुलाई जाती है, वहाँ पर इश्यू होता है कि नहीं-नहीं ये इश्यू है गाँव का, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो सब मिलके सब अपना राय रखता है, उसके बाद उसका एक रेज़ोल्यूशन निकलता है। उसी तरीके से निकला था। ठीक है? यहाँ भी ग्लोबल कॉमन्स के अलग-अलग एफर्ट्स लिए गए, ट्रीटीज़ लिए गए। जैसे अंटार्कटिक ट्रीटी लिया गया 1959। ये काफ़ी इंपोर्टेंट ट्रीटी है। इसमें इस ट्रीटी में 12 कंट्रीज़ आई थी, 12 मेंबर कंट्रीज़ थी इसकी, और उन्होंने साइन किया था, और ये 1961 में इंप्लीमेंट हो गया था। इसमें क्या था? कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगा, लाइक रीजन लाइक अंटार्कटिक, ठीक है? अंटार्कटिक में क्या करेगा? कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा, और ये एक इंटरनेशनल, ठीक है, एक सॉवरेन स्पेस होगा। ठीक है? इसमें कोई कंट्री का एक टेरिटोरियल ये इंटरेस्ट नहीं लाई करेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे लाया गया, ठीक है? ओज़ोन लेयर डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा था 1987 में, तो हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे लाया गया कि कैसे कार्बन एमिशन को लो करेंगे ताकि ओज़ोन लेयर में जो डिप्लीट हो रही है उसको हम टैकल किया जा सके, उसको रोका जा सके। ठीक है? अंटार्कटिकल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल क्या है? अब बोलेंगे कि आप एंटार्कटिक और अंटार्कटिक जो एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, इसमें क्या डिफरेंस? इसमें बेसिकली डिफरेंस देखिए, इसमें यहाँ पर क्लियर आउटलाइन दे दिया गया था कि अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ये एक इंटरनेशनल स्पेस में लाई करती है, और ये किसी कंट्री का नेशनल बाउंड्री ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। और एंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल उसी को थोड़ा-सा, अब देखिए अब तो क्लियर हो गया कि अब नेशनल बाउंड्री में नहीं है। और अब जो नेशनल बाउंड्री में नहीं है, अगर कंट्रीज अलग-अलग अपना स्टेशन, रिसर्च स्टेशन ला रही है, तो वो उसको भी रेगुलेट करने के लिए इसको एंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल लाएगा। मतलब किसी भी स्टेशन को बनाने से पहले क्या-क्या नीड्स हैं, क्या वो उसके अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है? वहाँ के एनवायरमेंट को ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रही है, तो वो सब ध्यान रखने के लिए कुछ कॉमन चीजें दी गई, और सारी कंट्रीज वहाँ एग्री करी। ठीक है? अब आता है कॉन्सेप्ट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देख रहे हैं, ये एक मोटा फ्लफी सा इंसान, टोपी पहना हुआ, कोट पहना हुआ, एक बहुत बड़ा सा, ठीक है? इसने ऐसा करा रखा है, हैंड रेज़ कर रखा है, और उधर से आवाज़ क्या आ रही है? रेज़ योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द प्लैनेट। अगर आप प्लैनेट को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ खड़ा कीजिए। और एक सुखड़ा मड़ियल सा इंसान अपना हाथ खड़ा कर रखा है, ठीक है? ये शो करता है डेवलपिंग कंट्री को। ठीक है? ये डेवलपिंग कंट्री है, और ये है डेवलप्ड कंट्री। और इसको ऐसा डेवलप्ड कंट्री देखो, टोपी-वोपी पहन रखा है, ये कैपिटलाइज्ड, आप कह सकते हैं ना, कैपिटलाइज्ड एक सिस्टम को दिखा रहा है कि ऑलरेडी कैपिटल है सिस्टम। और देखिए हाथ खड़ा करने के बाद भी ये हाथ पूरी तरह से खड़ा कर रखे हैं, उन्होंने यहाँ भी मोड़ रखा है। ये दिखाती है इनकी डुअलिटी को, इनकी नेचर ऑफ डुअलिटी को। ये बोलते तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, कि हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं, हम ये प्रिंसिपल अपनाएँगे, वो प्रिंसिपल अपनाएँगे, पर इनका जो एंड ऑफ द गोल होता है ना, वो बात वही अपनी प्रॉफिट की देखने लग जाते हैं, ठीक है? इसलिए एस्टैब्लिश किया गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, कि देखिए हम रिस्पांसिबिलिटी कॉमन गोल है, बट डिफरेंट अलग-अलग रिस्पांसिबिलिटी होगा। अब बताइए, ये कंट्री जो इंडस्ट्रियलाइज़ बहुत बात हुआ, और ये कंट्री बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइज़ हो गया, ठीक है? तो अब सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई 2 व्यक्ति बहुत ज़्यादा, एक व्यक्ति बहुत अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है, थोड़ा-सा भी मिडल क्लास में लाई करता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है रेवेन्यू कलेक्शन के टाइम पे? उसको उस इंसान के इनकम के हिसाब से ही तो उससे रेवेन्यू लिया जाता है। ऐसा तो थोड़ी है कि हम इक्वालिटी कर रहे हैं कंट्री के अंदर, तो आप भी उतना ही दीजिए जितना आप मिडल क्लास वाले से उतना ही लेगा जितना आप लेगा बड़े इंसान से, ठीक है? एक बहुत रिच इंसान से। तो ये तो इनइक्वालिटी नहीं हुआ ना, ठीक है? इक्विटी और इक्वालिटी का कांसेप्ट हम पढ़ते हैं पॉलिटी में। ठीक है, तो यही है कि हमें अलग-अलग रिस्पांसिबिलिटीज़ होगी। जैसे कोर डिबेट है ना, ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड कंट्री है, हिस्टोरिकली उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मिशन में, क्योंकि ये सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज़ हो गए थे। और जैसे ही ये इंडस्ट्रियलाइज़ हुए, इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज़ को भर के एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है? यूके, यूएसए जितनी कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने भर के कोल को, पेट्रोलियम को, क्योंकि ऑलरेडी इनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो उन्होंने भर के उसको एक्सप्लॉइट किया। और जब ग्लोबल साउथ की बारी आती है डेवलपिंग, इंडिया जैसी कंट्रीज़ अभी भी डेवलपिंग है। हम लोग अभी भी पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज़ नहीं कर पाए अपने हर सेक्टर को, ठीक है? तो उस तरीके से जो अभी इंडस्ट्रियलाइज़ हो रही है, आप उसको बोलिएगा कि आप अपना कार्बन एमिशन कट कर लीजिए। ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में बच्चा पूरा बढ़ ही नहीं पाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। वो तो वही बात है ना, बच्चे को जब एक बच्चा खा पी के उसको बड़ा कर दिया, और दूसरे बच्चे को जब खिलाने-पिलाने का बारी आया तो बोला कि नहीं-नहीं बेटा हमारे पास खाना कम है। ठीक है? खाना धीरे-धीरे खाना है, तो उसका ग्रोथ कहाँ से होगा? ठीक है? तो ये बात कहते हैं कि डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी चाहिए सबको। जैसे स्टेट है,
रियो प्रिंसिपल सेवन क्या कहता है? जो स्टेट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, बार-बार ये वर्ड आ रहा है। इसका मतलब होता है डेवलप कंट्री को ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी एज़ कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि वो उससे पहले ही से कार्बन एमिशन कर रहे हैं और उनका जो कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्री से, ठीक है? उसी को अप्लाई करता है क्योटो प्रोटोकॉल और वही क्योटो प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज़ को, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरनेशनल ट्रीटी है जो सेट करता है बाइंडिंग टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करने के लिए कहता है किसको? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री को। और कहता है कि आप एक सेफर, ठीक है, आप एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ बढ़िए। आप टेक्नोलॉजी खोजिए अलग-अलग तरीके जहाँ पर आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो जाए। ठीक है, आप एक क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़िए, ठीक है? क्लीनर फ्यूल की बात करते हैं ना, क्लीनर फ्यूल की तरफ बात करते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बात करते हैं, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बात करते हैं, तो उसकी तरफ आप मूव कीजिए, ना कि आप कोल, पेट्रोलियम जैसे जो जो फॉसिल फ्यूल्स है, उसका यूज़ करके ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और बढ़ाते रहिए। एग्जम्पशंस दिया गया, जैसे कंट्रीज लाइक चाइना और इंडिया को इनिशियली एग्जम्प्ट किया गया कट को बाइंड करने के लिए। क्यों? सीबीडीआर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि आप अभी भी डेवलपिंग है, आपकी सारी इंडस्ट्रीज अभी भी ग्रो नहीं हुई है। अब देखिए चाइना की हद तक में थोड़ी-सी हम कह सकते हैं कि चाइना अभी भी थोड़ा ग्रो कर चुका है और इसकी इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, पर इंडिया कंट्री, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं, जिनको अभी भी एग्जम्पशन की नीड है। और इसी में क्या होता है ना, क्रिटिसिज्म क्या होता है, जैसे यूएस जैसी कंट्री जो होता है, वो क्या कहता है क्रिटिसाइज करता है एग्जम्पशन को, लाइक पावर लाइक इंडिया, कहते हैं कि ऑलरेडी ये कंट्रीज इतनी बड़ी हैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड की, पर स्टिल हम इन्हें क्यों एग्जम्पशन चाहिए ग्रीन हाउस। वही बात हो गई कि आप पहले खाना-पीना खा के बड़े हो गए, अब दूसरे कंट्री की बात आ रहा है तो उसको रोक रहे हैं आप, ठीक है? अब बात करते हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, ठीक है? रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए जो यूएसए है ना, आज यूएसए है, इसने इराक पे 2-2 बार अटैक कर दिया था। 1992 में अटैक किया, एक 2003 में अटैक किया, ठीक है? और अटैक पहली बार बोला डेजर्ट सी, डेजर्ट स्टॉर्म पर मिशन लॉन्च कर दिया, 2003 में भी लॉन्च कर दिया मिशन कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इनके पास, उनको हालाँकि कुछ नहीं मिला। ये सारा गेम क्या रिसोर्स के लिए किया जाता है। आपने देखा आज भी यूएसए, आप बहुत ही करंट काम लेते हैं, चलिए, यूएसए ने जो वेनेजुएला पे अटैक किया, ठीक है? ऐसा नहीं था कि उनको कोई ड्रग कार्टेल था वहाँ पर बहुत बड़ा, या उसको टैकल करने में तो हालाँकि वेनेजुएला एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रग सप्लायर कंट्री है, ठीक है? एक्नॉलेज करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को। पर अमेरिका का जो इंटेंशन था ना, वो बिल्कुल ड्रग्स को सॉल्व करने का नहीं था। उसका था कि वहाँ की जो रिसोर्सेज़ हैं, उसको कंट्रोल किया जाए पूरे में, और वो हद तक बहुत कंट्रोल भी कर चुका है। यूएसए अलग-अलग कंट्री के साथ सिम टैक्टिक अपनाता है और देखिए यूएसए जहाँ-जहाँ भी इन्वेड करता है ना मिलिटरीली, ठीक है? वहाँ-वहाँ उसका रिसोर्स उसका जो इंटरेस्ट होता है वो अलाइ करता है। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स को हम समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज। ग्लोबल पॉलिटिक्स इज़ ऑफन ड्रिवन बाय द स्ट्रगल टू कंट्रोल की रिसोर्सेज ऑयल सबसे बड़ी चीज़ है। तेल के लिए अलग-अलग कंट्री में इतनी बार लड़ाई हुई है। एक उसका एक उनका भी एक ये ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया है ओपीईसी, ओपेक, बहुत ही पावरफुल बॉडी है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये सऊदी अरेबिया, ठीक है? कुवैत, जो भाई जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करती है ना, उन कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये लाइफ ब्लड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी कहा गया है। समझ रहे हैं? लाइफ ब्लड है ये ग्लोबल इकोनॉमी की। आप सोच लीजिए कोई भी मशीनरी, कोई भी इंडस्ट्री चलना ही बंद हो जाएगी अगर ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगा तो। इसलिए कहा गया है इसे लाइफ ब्लड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफ ब्लड है। जब तक हम एक क्लीनर और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज़ को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज़ आज भी है हमारे पास, पर क्या हम उस पे पूरा इम्पैक्ट शिफ्ट कर सकते हैं? आज भी ई-व्हीकल चलता है, पर क्या आप देखते हैं कि सारा ई-व्हीकल हो गया? नहीं हुआ है। क्योंकि उतना जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है अभी उतना एडवांस ही नहीं हुआ है उस फील्ड में। ठीक है? तो अभी भी उसका जो कोर है ना पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का, वो लाइफ ब्लड है ऑयल। और हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गल्फ रीजन का बना है ये ऑयल। ठीक है? कई बार गल्फ में अलग-अलग तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और वो तेल को कंट्रोल करने के लिए हुई है। आज भी इसमें कोई नया चीज़ थोड़ी है, हिस्ट्री को क्यों जाना? आज ही का देख लीजिए, यूएस ने वेनेजुएला को अटैक किया, क्यों किया? तेल कंट्रोल करना था वेनेजुएला का, बहुत सिंपल और साधारण भाषा में, ठीक है? यूएसए ने 1992 में क्यों अटैक किया था इराक को? ऐसा नहीं था कि उनको हाँ, इराक ने कुवैत को अटैक किया था, पर ऐसा नहीं था कि यूएसए को एक ये बनना था जाके उसको छुड़ाना था कुवैत को, वो अलग रीजन है। बेसिकली ये जो कुवैत का जो ऑयल रिसोर्सेज़ था वो कंट्रोल कर लेता इराक, और ये अमेरिका को पसंद ना था और उसको हटा के वहाँ का ऑयल रिसोर्सेज़ को कंट्रोल करके बैठा। ठीक है? ये एक बहुत ही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है ना, जियोपॉलिटिक्स, उसमें रिसोर्स बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलग-अलग कंट्रीज़ में। ठीक है? वाटर वॉर्स आर वेरी कॉमन, ठीक है? इंडिया में भी आपने सुना होगा कभी नदी को लेके होती रहती है लड़ाइयाँ। ठीक है? वाटर वॉर्स आर प्रेडिक्टेबल डिस्प्यूट एग्जिस्ट ओवर द शेयर्ड रिवर, ठीक है? जॉर्डन रिवर, नाइल, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी देखिए ये हमारा है, इंडिया वर्सेस पाक के बीच में है। ठीक है? ये वाटर ट्रीटी है इंडस वाटर को शेयरिंग करने के लिए, और इसको वर्ल्ड बैंक ने ये किया था, मेडिएट किया था, और 1960 में इसको, ठीक है, ये एक इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई थी। हालाँकि अब धीरे-धीरे इस चीज़ पे भी इंडिया बोल रहा है कि अब हमारी जो शेयरिंग प्रोपोर्शन है वो धीरे-धीरे चेंज कर सकता है इंडिया। ठीक है? कंसिडर कर रहा है इंडिया चेंजेस करने के लिए। इंडिजिनस पीपल एंड राइट, ये इंडिजिनस पीपल एंड राइट क्या होता है? पता है क्या होता है? एक अभी बिली एलिश का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आया था, ठीक है? कि नो वन इज़ इल्लीगल ऑन स्टोलन लैंड। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, अगर आप उसको ध्यान से समझिएगा। अमेरिका जो है आज के, आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है? जो कहा जाता है कि बहुत ही फ्रीडम वाली कंट्री है, या बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्री है, या बहुत ही ज़्यादा राइट्स लोगों को प्रोवाइड करती है। पर आपको पता है यूएसए इज़ अ कंट्री विद द इन्हेबिटेंट सेटलर्स, ठीक है? जो इनके इन्हेबिटेंट सेटलर है ना, वो पूरे के पूरे सेटलर्स हैं, अलग-अलग यूरोपियन कंट्री से आए हैं। इससे जितने भी सेटलर्स हैं वो सारे यूरोपियन कंट्री से आए हैं। और जो नेटिव अमेरिकन थे ना, जो नेटिव अमेरिकन थे, उसको रेड इंडियंस जिसे कहते थे, ठीक है? उनको तो उन लोगों ने माइनॉरिटी में बना दिया वहाँ पर, और खुद वो लोग सिटीजन ऑफ यूएसए। ये बिल्कुल एक 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 आप कह सकते हैं कि व्यंग होगा ये कहना, कि मतलब वहाँ के ही लोगों को अपनी राइट के लिए लड़ना पड़ रहा है उस लैंड में, ठीक है? और वो दूसरे कंट्री के लोग जो वहाँ के सेटलर थे, आज वो अपने आप को ओरिजिनली वहाँ के सिटीजन और यूएसए के कर्ता-धर्ता मान बैठे हैं।
ठीक है? तो अब उन लोगों को जो ओरिजिनल थे, उनको राइट करना पड़ रहा है, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? कि हमें अपना राइट दो बाबा, ठीक है? तो इंडिजिनस पीपल एंड राइट क्या होता है? डेफिनिशन है यूएन 1982 में डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल हू इनहैबिटेड अ कंट्री एट द टाइम ऑफ कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनाइजेशन वुड रिटेन देयर डिस्टिंक्ट सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? जो कंट्री में पीपल कॉलोनाइजेशन के टाइम पे इनहैबिट करते थे और उन्होंने अपने अलग-अलग सोशल या कल्चरल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है? कल्चरल डिस्टिंक्ट रिटेन करके रख रखा है, उनके इंस्टीट्यूशन को रिटेन कर रखा है, उनकी अलग पहचान है, रेड इंडियंस है ना, ठीक है? रेड इंडियंस है, इनकी थोड़ी अलग पहचान है, ठीक है? ये बिल्कुल उनकी जो पहनावा-वहनावा, कल्चर, उनका गॉड को मानने का तरीका सब अलग है। तो इसलिए ये नेटिव अमेरिकन जो है ना, ये थोड़े से अलग हैं उन सेटलर्स के लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं ना, उनको ही माइनॉरिटी बना दिया लोगों ने। इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटलर्स आ गए कि अब वो लोग रियल अमेरिकन हो गए हैं, ठीक है? की इश्यू है, लॉस ऑफ लैंड एंड डिस्प्लेसमेंट बाय डैम्स, माइनिंग, डिमांड ऑफ फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। पता है ये आज ये अमेरिका की सच्चाई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कि वहाँ के लोगों को, जो वहाँ की ओरिजिनल इन्हेबिटेंट है, ठीक है? वहाँ के लोगों को ही उनकी राइट नहीं दी जाती है अमेरिका में, ठीक है? और कोई लोग उनको कवर नहीं करता, ठीक है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल फाउंड इन 1975 पर एक ऐसी काउंसिल बनाई गई पूरी इंटरनेशनल, ठीक है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, और उस ताकि एक ग्लोबल वॉइस बन सके, ठीक है? कि अगर कहीं भी ग्लोबल वर्ल्ड में कहीं भी अगर पीपल को ऐसी दिक्कत होते हो, तो उसको लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी एनवायरमेंटल मूवमेंट इंडिया में हुई है। चिपको मूवमेंट हुआ है, बहुत आपको पता होगा, ट्रीज़ को में चिपक जाते थे, उसको काटने नहीं देते थे ट्रीज़ में, ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है? उसी तरीके का एक सिमिलर इवेंट हुआ था एपीको, सदर्न इंडिया में हुआ था, ठीक है? चिपको और एपीको देखो मिल भी रहा है, मतलब पेड़ से चिपक जाते थे कि हम काटने नहीं देंगे। उत्तराखंड में पेड़ को बहुत ज़्यादा देवी की तरह, और इंडिया में अलग-अलग में भी रीजन्स में भी पेड़ को देवी, अलग-अलग मान्यताओं में, कल्चरल बिलीफ में अलग-अलग तरीके से माना गया है, ठीक है? तो वो पेड़ को काटने नहीं देते। फिर एंटी डैम मूवमेंट्स के बारे में भी आप देखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है? बड़े-बड़े एक्टिविस्ट वहाँ आए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन में। देखिए 9th क्लास में ना मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर ने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया था, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ईज़ी था, ठीक है? और वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आज तक बैठा हुआ है कि एक इंसान का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सपोज़ कीजिए आपने डैम डैम एस्टेब्लिश किया, सरकार बोल रही है कि डैम एस्टेब्लिश करने के बाद हम क्या करेंगे? हम डैम एस्टेब्लिश करने के बाद हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उससे, ठीक है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो फ्लड आ जाता है, फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? वगैरह-वगैरह आपको बहुत सारी कारण बता दी, उसके अच्छे कारण बता दिए डैम एस्टेब्लिशमेंट के। पर अच्छा आप ये बताइए, जो डैम एस्टेब्लिश करने के बाद जो फ्लड एरिया न्यूज़ में, जो बैंक एरिया में जो पूरे गाँव को खाली कराया जाएगा, फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्या कहता है, वो जो डैम को बनाने के लिए, जो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो खाली करा जाएगा, वो लोग अब कहाँ जाएँगे? अचानक से उनके जो पूरे वो कितने सालों से उनके पूरे पूर्वज वहाँ रह रहे हैं, वहाँ तो अचानक से उनको हटा दिया जाएगा। और आपको भी पता है सरकार किस तरीके से मुआवजा देती है ज़मीनों की। तो अचानक से वो एक दिन से उनका पूरा घर हट गया वहाँ से। ठीक है? तो मैंने बोला ना, एक इंसान का डेवलपमेंट दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट पीपल एंड एनवायरमेंटल डैमेज के लिए अलग-अलग मूवमेंट्स हुए हैं। एंटी माइनिंग के भी मूवमेंट हुए हैं। आज तो ये तो बड़ा फेमस है, आपने देखा होगा। अभी अरावली रेंज में जो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स ये क्या कहता है, जजमेंट आया, ठीक है? कि वो जो पर्टिकुलर इतने एलिवेशन से नीचे को हम क्या कहते हैं अरावली मानेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होता है ना, ये प्रोन हो जाता है कि वो माइनिंग कंपनीज़ वहाँ पर एक्सप्लॉइट कर सकती है उस चीज़ को। फिर इंडिया का स्टांस क्या रहा है एमिशन का? देखिए आप ये ग्राफ देखिए, ये CO2 इमिशन रहा है अप्रॉक्स टन्स ईयर में, ठीक है? कि इतना टन पर ईयर इन्होंने किया है। यूएसए का देखिए, रशिया का देखिए और जापान का, इन तीनों कंट्रीज़ का देखिए कितना कार्बन एमिशन और एक इंडिया का देखिए कितना कार्बन एमिशन। और फिर ये लोग बात करते हैं कि आप लोग भी कार्बन एमिशन को रिड्यूस कीजिए जैसे हम रिड्यूस कर रहे हैं। अरे बाबा, अभी भी देखो कि आपका कार्बन एमिशन कितना हाई है। तो इंडिया आर्ग्यू करता है कि डेवलप्ड कंट्री के पास ज़्यादा हायर पर कैपिटा एमिशन है एट द, और उनके पास एक हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को सही करें, क्योंकि वो हमसे कहीं ज़्यादा पहले डेवलप हो चुके थे और उन्होंने कहीं ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था नेचुरल रिसोर्सेज़ को हमसे पहले। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, इंडिया ने भी स्टेप्स टेकन, क्योटो प्रोटोकॉल को इंडिया ने साइन किया, रेटिफाई किया, ठीक है? इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया 2001 में, जिसको एनर्जी प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी को प्रमोट किया गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, देखिए 2 एक्ट इंडिया लेके आई, ठीक है? क्योटो प्रोटोकॉल को मनवाने के लिए इंडिया में, ठीक है? नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी आई, क्लीनर फ्यूल्स की तरफ बढ़े। आज भी देखिएगा आप कई सारी टैक्सीज़ कैब सीएनजी पे चलने लग गई है। पेरिस एग्रीमेंट, इंडिया इज़ अ की सिग्नेटरी कमिटेड टू रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी। और आज भी देखेंगे, आज मोदी जी जो करंट गवर्नमेंट है अलग-अलग, वो बात करती है टू शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी की तरफ। और हमारे कंट्रीज़ में टाटा ने भी ई-व्हीकल्स बहुत सारे निकाले, तो हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे फ्यूचर में हम शिफ्ट कर सकते हैं टोटली रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी की तरफ, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है 4 मार्क का क्वेश्चन। ग्लोबल कॉमन्स क्या होता है? स्टार्टिंग में हम 2 बार स्लाइड में पढ़ा है, जो सॉवरेन कंट्रोल में नहीं आता वो ग्लोबल कॉमन है, ठीक है? मैनेजमेंट क्या होता है? कोई क्लियर ओनरशिप स्ट्रक्चर नहीं होता है, नॉर्थ साउथ डिवाइड, नॉर्थ वांट इक्वल रूल्स, साउथ वांट सीबीडीआर, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटी इन एक्सप्लॉइटिंग दीज़ रिसोर्सेज़, ठीक है? ये सब आ गया। फिर आया है व्हाट इज़ कॉमन बट, अरे, अरे, अरे! ये वाला जो पॉइंट है, ये इसमें आ गया लगता है गलती से। ठीक है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज़, सीबीडीआर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? आप बता दीजिएगा कि अलग-अलग कंट्रीज़ को अलग-अलग रिस्पांसिबिलिटी दी गई है हिस्टोरिकल, ठीक है? कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग में, ठीक है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को अभी क्योंकि वो डेवलपमेंट फेस कर रही है, तो अभी वो ये नहीं कर सकती, क्या कहता है, वो फेस नहीं कर सकती, मतलब कि उनको भी कार्बन एमिशन उसी रेट से डाउन करना है जितना डेवलप्ड कंट्री को करना है। फिर आते हैं 6th मार्क के क्वेश्चन में, एनालाइज़ इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यू। अब सीधा से इंडिया के स्टांस कीजिएगा। इंडिया बोलती है हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी, इंडिया सीबीडीआर को बोलती है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी को मस्ट अप्लाई होना चाहिए, ठीक है? कंट्रीज लाइक यूएस, डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस एंड यूके शुड bear more responsibilities as compared to India when it comes to carbon emission
ठीक है, कि कार्बन एमिशन को जब कम करने की बारी आई तो यूए को और यूएस को ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए कंपेयर्ड टू इंडिया। पर कैपिटा एमिशन उनका काफ़ी ज़्यादा है हमसे। कमिटमेंट टू यूएनएफसीसीसी, इंडिया इज़ फुली कमिटेड टू द यूएनएफसीसीसी प्रोटोकॉल बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स डेवलपमेंट गोल। ठीक है, फिर डोमेस्टिक मेजर्स में इंडिया ने लिया, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी ली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया। तो इंडिया बस आइडल नहीं बैठा हुआ है, और इंडिया अलग-अलग ये कर रहा कहता है एक्ट्स ले रहा है, और इंडिया इनिशिएटिव ले रहा था कि कर सके। मैं हाल में ही अभी महाराष्ट्र घूमने गया था, और मैं वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर जो पहाड़ी थी, ठीक है, वेस्टर्न घाट था, वहाँ पर कितने विंड मिल देखे मैंने। तो इंडिया सर्टेनली मूव कर रहा है, ठीक है, एक क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, ठीक है। हम क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर वहीं लाई करता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से एक टाइम के बाद प्रॉपर्ली एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड डू कमेंट गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, और मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। सो